हेलो बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा के कार्य फंक्शंस ऑफ मनी कि मुद्रा जो है वो क्या क्या काम करती है। इसमें हम लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कि सबसे पहले मुद्रा जो है उसके इससे पहले थोड़ा सा हम ये जानें कि मुद्रा के आविष्कार से पहले वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था थी। और वस्तु विनिमय व्यवस्था में क्या होता था कि एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु का लेन देन करते थे। तो उस व्यवस्था में काफी सारी कमियां थी, जिसके कारण से धीरे धीरे क्या हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो मुद्रा की परिभाषा में हमने लिया कि पहले जो भी वस्तु मुद्रा या कहें कि लेन देन का कार्य करती थी उसको मुद्रा का नाम दिया गया था। धीरे धीरे मुद्रा का आविष्कार होते होते ये बदलते बदलते आज के वर्तमान स्वरूप में आ गई कि हमारे यहाँ पर सिक्के प्रचलन में है और पेपर करेंसी प्रचलन में है। तो जो मुद्रा के कार्य हैं, मतलब कि मुद्रा जो है ये रुपए और सिक्के जो है वो क्या क्या कार्य करते हैं, इसको हमने दो भागों में बांट लिया। एक है परंपरागत या तकनीकी कार्य, और दूसरे इसके प्रायोगिक कार्य या डायनेमिक फंक्शंस हम कहते हैं। एक तो ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं इसके, और एक डायनेमिक या परंपरागत कार्य, या इसको स्टैटिक भी कहते हैं। जो परंपरागत या तकनीकी कार्य हैं इनको स्थैतिक कार्य भी बोलते हैं, या हम कहें कि स्टैटिक फंक्शंस हैं। तो इन कार्यों को तकनीकी कार्य या परंपरागत कार्य या स्थैतिक कार्य क्यों कहते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि मुद्रा के इन कार्यों को परंपरागत भी कह सकते हैं, स्थिर भी कह सकते हैं, निष्क्रिय भी कह सकते हैं, या तकनीकी कार्य भी कह सकते हैं। ये जो कार्य होते हैं इस अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। तो मुद्रा के कार्यों को आगे जाके हम तीन भागों में बांटेंगे: प्रमुख कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। तो प्रमुख और जो गौण कार्य, यूं कहें कि प्राथमिक और द्वितीयक कार्य जो है, वो जो कार्य है वो परंपरागत या तकनीकी कार्यों में शामिल होते हैं। ठीक है। तो मुद्रा के पहले कार्य हो गए कि मुद्रा स्थैतिक कार्य करती है, या जिसको कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य जिनके आधार पर अर्थव्यवस्था संचालित होती है। उन कार्यों को हम मुद्रा के परंपरागत या तकनीकी कार्यों में शामिल करते हैं, जिसमें हमने कहा कि मुद्रा की जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि इसके प्रमुख कार्य क्या हैं और इसके द्वितीयक या गौण कार्य क्या हैं, उनको इसमें शामिल करेंगे। अब आते हैं इसके प्रायोगिक कार्य। ये जो कार्य हैं ये अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन, रोजगार का स्तर जो है इसके द्वारा निर्धारित होता है। इनके द्वारा मुद्रा के ये जो कार्य हैं, प्रायोगिक कार्य हैं, ये अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और रोजगार के स्तर को निर्धारित करते हैं। और मुद्रा के जो आकस्मिक कार्य हैं उसको इस श्रेणी में शामिल करते हैं। तो परंपरागत और प्रायोगिक कार्यों के आधार पर हमने देखा कि मुद्रा के मुख्य रूप से हम कार्यों को तीन भागों में बांटेंगे। पहला प्रमुख कार्य होते हैं, दूसरा उसके गौण या द्वितीयक कार्य हो गए, और तीसरा कार्य हो गए इसके आकस्मिक कार्य। तो प्रमुख और द्वितीयक मतलब प्राथमिक और द्वितीयक कार्य जो है वो तो परंपरागत और तकनीकी कार्य है, मतलब जो अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण काम हैं जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, वो कार्य जो है वो परंपरागत या तकनीकी कार्य हो जाएंगे। और जो आकस्मिक कार्य है, मतलब जो अर्थव्यवस्था को गतिशीलता देते हैं कि उसके द्वारा अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार होता है, आय, उत्पादन, रोजगार का स्तर जो है वो बढ़ता है, वो इसके प्रायोगिक कार्यों में शामिल होते हैं। अब हम लेते हैं कि मुद्रा के स्थैतिक कार्य। तो हमने पहले देखा कि मुद्रा के ये जो कार्य हैं, स्थैतिक कार्य जो हैं, या परंपरागत कार्य हैं या तकनीकी कार्य हैं, इनको हम स्थिर कार्य भी बोलते हैं, निष्क्रिय भी बोलते हैं और तकनीकी कार्य भी कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था के क्या है, महत्वपूर्ण काम होते हैं और अर्थव्यवस्था का संचालन होता है इनके द्वारा। तो इसमें हमने दो कार्यों को शामिल किया है अर्थव्यवस्था के, एक तो प्रमुख कार्य और एक दूसरा गौण और द्वितीयक कार्य या सहायक कार्य जो है वो इसमें शामिल होते हैं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य। हमने स्थैतिक कार्यों को दो भागों में बांट दिया, एक प्रमुख कार्य या प्राइमरी फंक्शन हो गए और दूसरे उसके गौण कार्य हो गए। तो प्रमुख कार्य जो है उसमें हम दो कामों को लेंगे, एक है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू या मूल्य का मापक। कि मुद्रा जो है, हमने कहा कि जो प्राइमरी या स्टैटिक का मतलब स्थैतिक कार्य है वो क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य होते हैं जिनकी सहायता से अर्थव्यवस्था का संचालन होता है ना। तो इसमें हमने दो चीजों को शामिल किया, प्रमुख कार्य और द्वितीयक कार्य। तो प्रमुख कार्य या प्राइमरी जो फंक्शन है उसमें हम दो कामों को शामिल करेंगे कि एक तो मुद्रा, अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे होता है, वस्तुओं के लेन देन से होता है, आय और व्यय से होता है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि वस्तु खरीदेगा तो उसकी दूसरे की आय हो जाएगी, उसका व्यय हो जाएगा, इस तरह से लेन देन होता है।
तो मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है विनिमय करना, एक्सचेंज करना वस्तुओं का। मुद्रा का आविष्कार भी इसीलिए हुआ क्योंकि वस्तु विनिमय व्यवस्था में बहुत सारी कमियां थी, जिनकी सहायता से लेन देन जो है वो आसानी से नहीं हो पाता था, इसलिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। इसलिए मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? वस्तुओं के क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान करना, अर्थात वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाना। इसमें क्या है कि हर वस्तु मुद्रा की सहायता से खरीदी और बेची जाती है, जो इसका सबसे प्रमुख कार्य है। मतलब मेन जो मुद्रा का आविष्कार हुआ वो इसलिए हुआ कि वस्तुओं के लेन देन को आसान किया जा सके, क्योंकि वस्तु विनिमय व्यवस्था जो थी उसमें बहुत सारी समस्याएं आती थी वस्तुओं के लेन देन करने में, और अर्थव्यवस्था का संचालन ही उत्पादन और उपभोग पर निर्भर करता है, मतलब वस्तुओं के लेन देन पर निर्भर करता है। तो इसलिए जब वस्तुओं का लेन देन आसान नहीं हो पाया था तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का संचालन जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। अब विनिमय को जब आसान हो गया कि मुद्रा की सहायता से हम कहीं पर भी कभी भी किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं आसानी से, तो ऐसी स्थिति में जो है अर्थव्यवस्था का संचालन आसान हो गया। तो सबसे पहला काम हो गया कि मुद्रा जो है वस्तुओं के लेन देन को सरल बनाती है, इसकी सहायता से हम आसानी से वस्तुओं को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काम है मुद्रा का मूल्य का मापक, कि मुद्रा जो है मूल्य के सामान्य मापक का कार्य करता है। जब वस्तुओं के रूप में लेन देन होता था तो ऐसी स्थिति में क्या था कि एक वस्तु, जिसको वस्तु की ज्यादा जरूरत है, तो दूसरा जो है व्यक्ति वो अपनी मनमर्जी से वस्तु का मूल्य वसूल कर लेता था। मतलब उस समय मुद्रा के मूल्य की कोई मापने की कोई सामान्य इकाई नहीं थी, मूल्य का कोई सामान्य मापक नहीं था कि जिसकी सहायता से हम ये बता सके कि इस वस्तु का मूल्य ये होगा। तो उस स्थिति में क्या था कि जो जिसको ज्यादा आवश्यकता है उसको ज्यादा भुगतान करना पड़ता था, क्योंकि उसे उस वस्तु की आवश्यकता है, तो दूसरा जो व्यक्ति था अपने मनमाने मूल्य वसूल कर लेता था। अब जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो इसने क्या किया, हिसाब किताब की इकाई के रूप में इसको काम में लिया जाने लगा, क्योंकि सभी प्रकार की जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका मुद्रा के रूप में हम मूल्य आसानी से आंक सकते हैं, और इसी आधार पर विनिमय अनुपात का निर्धारण होता है। विनिमय अनुपात मतलब कि किस वस्तु का कितना मूल्य निर्धारित होगा। तो ये तो दो हो गए प्रमुख कार्य मुद्रा के, जिनके कारण से मुद्रा का आविष्कार हुआ। पहला हो गया कि ये वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है, दूसरा हो गया कि इसकी सहायता से हम वस्तुओं के मूल्य को आसानी से माप सकते हैं। अब हम लेते हैं इसके सहायक या गौण कार्य। मतलब जो प्राथमिक जो स्टैटिक या स्थैतिक कार्य थे उसको हमने दो भागों में बांटा था। पहले थे प्राइमरी या प्रमुख कार्य, और दूसरे लिए थे हमने सेकेंडरी फंक्शन या सहायक कार्य। तो प्राथमिक कार्यों में हमने ले लिया कि दो मुख्य कार्य हैं मुद्रा के, जिनके कारण से मुद्रा का आविष्कार हुआ, कि ये विनिमय या वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है, और इसकी सहायता से हम वस्तुओं का जो मूल्य है उसको आसानी से माप सकते हैं, हम निर्धारित कर सकते हैं कि किस वस्तु का मूल्य कितना होगा। अब है इसके सहायक या गौण कार्य, या इसको द्वितीयक कार्य भी कहते हैं। तो मुद्रा के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो प्रमुख कार्यों से उत्पन्न होते हैं। ये कार्य प्राथमिक कार्यों के साथ साथ विकसित होते रहते हैं। तो इसमें हम तीन कामों को सम्मिलित करेंगे। मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य स्थानांतरित करने का साधन है, मीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और स्थगित भुगतानों का आधार है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, है ना। तो मुद्रा जो है तीन सहायक कार्य करती है। सबसे पहला क्या करती है कि ये मूल्य का संचय करती है। मूल्य का संचय का मतलब क्या हुआ कि यदि हमारे पास मुद्रा है तो हमारे पास किसी भी वस्तु का मूल्य संचित है। यदि मेरे पास पैसे हैं तो मैं किसी भी वस्तु को जब चाहे जहां चाहूं वहां खरीद सकती हूँ। क्यों खरीद सकती हूँ? क्योंकि उस वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में मेरे पास एकत्रित है, मेरे पास संचित है। तो मुद्रा जो है वो मूल्य को संचय करने का काम करता है, कि इसकी सहायता से यदि हमारे पास मुद्रा किसी व्यक्ति के पास है तो वो किसी भी वस्तु के मूल्य को, मतलब किसी भी वस्तु को खरीद सकता है। तो ऐसे इसको कहेंगे कि मूल्य का संचय करती है मुद्रा। तो अब हम लेते हैं मूल्य का संचय या स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या मतलब क्या होता है मूल्य के संचय का? वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में भविष्य के लिए बचत करना कठिन अथवा असंभव था। क्यों असंभव था? क्योंकि वस्तु विनिमय व्यवस्था में हमें वस्तुओं को इकट्ठा करके रखना पड़ता था। यदि कोई व्यक्ति अनाज पैदा कर रहा है तो वो अनाज ही एकत्रित करके रखेगा भविष्य के लिए, कि यदि किसी वस्तु की जरूरत पड़ेगी तो अनाज के बदले दूसरी वस्तु लेगा। तो ऐसी स्थिति में जब अनाज को एकत्रित करना है हमें, तो उसके लिए बहुत सारी हमें जगह की जरूरत है। उसके साथ साथ हमें
हमें हो सकता है कि अनाज की देखभाल करनी पड़ेगी कि वो खराब ना हो जाए, और यदि खराब हो गया तो ऐसी स्थिति में उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में भविष्य के लिए बचत करना बहुत कठिन था, या यूं कहें कि असंभव था। परंतु मुद्रा के प्रयोग ने क्या कर दिया, मूल्य संचय के कार्य को बहुत सरल बना दिया। मतलब मुद्रा जो है उसको हम आसानी से कहीं का बहुत कम जगह में आसानी से एकत्रित करके रख सकते हैं। या अब तो ये कहें कि हमें मुद्रा भी एकत्रित करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा कार्ड है उसको लेकर हम कहीं भी जा सकते हैं, ना उसको मतलब ये डर कि कोई ले लेगा या कुछ करेगा, उस हिसाब से मतलब मुद्रा जो है अब बहुत आसानी से हम वस्तु के मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, सरलता से एकत्रित करके रख सकते हैं। इससे भविष्य में वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की शक्ति का संग्रह हो जाता है। मुद्रा जो है टिकाऊ होती है, अक्षयशील मतलब कभी नष्ट न होने के गुण की वजह से इसे बचत कर अपनी क्रय शक्ति को सुरक्षित बनाकर रखा जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि वस्तु विनिमय व्यवस्था में भविष्य के लिए बचत करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वस्तु विनिमय व्यवस्था मुद्रा जो मौद्रिक व्यवस्था है इसमें क्या हो गया, वस्तुओं की एक तो ये बहुत टिकाऊ होती है, अक्षयशील होती है, इसलिए हम आसानी से अपनी क्रय शक्ति को सुरक्षित करके रख सकते हैं। अब अगला है मूल्य स्थानांतरित करने का साधन। मतलब एक वस्तु के मूल्य को दूसरी जगह पर हम आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, कि एक वस्तु दूसरी जगह पर हमें कुछ खरीदना है तो हम आसानी से मुद्रा के रूप में उसके मूल्य को ले जा सकते हैं। मुद्रा जो है मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरण करने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई है। सामान्य स्वीकृति एवं वहनीयता का गुण होने से इसे कहीं भी एवं किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, कि आसानी से एक तो इसको सामान्य स्वीकृति प्राप्त है और इसको ले जाना आसान। सामान्य स्वीकृति का मतलब हर व्यक्ति, जैसे परिभाषा में हमने पढ़ा था कि मुद्रा क्या है, सामान्य स्वीकृति के आधार पर परिभाषा क्या दी थी कि जिस वस्तु को ये सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, मतलब हर व्यक्ति जिसको स्वीकार करने के लिए बाध्य हो कानूनी रूप से, वो कहलाती है मतलब मुद्रा। तो उस स्थिति में क्या है कि कहीं भी हम उसको ले जाएंगे तो कोई व्यक्ति उसको लेने के लिए मना नहीं कर सकता। यदि हम वस्तु ले जाएं तो हो सकता है कोई व्यक्ति मना कर दे कि मैं नहीं लूंगा इसको अपनी वस्तु के बदले, लेकिन मुद्रा को कोई भी व्यक्ति लेने के लिए मना नहीं कर सकता और इसको ले जाना आसान है। जैसे एक घर हमने खरीदा, यहाँ बेचा है, तो घर को ले जाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि हम मुद्रा के मूल्य को, उस घर को बेचकर मुद्रा के रूप में उस पैसे को ले जाते हैं, मतलब उस घर के मूल्य को दूसरी जगह में खरीदना है, तो ऐसी स्थिति में हम आसानी से ले जा सकते हैं। तो मुद्रा को हम मतलब उस वस्तु के मूल्य को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर अलवर में हमने घर बेचा मान लो, और हम लेना चाहते हैं उसको मुंबई में, तो ऐसी स्थिति में अलवर में घर का मूल्य हमने क्या किया, मुद्रा के रूप में लिया, उसको हम मुंबई आसानी से ले जा सकते हैं। वहां पर कोई भी व्यक्ति उसको लेने के लिए मना भी नहीं कर सकता क्योंकि मुद्रा को सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। फिर अगला जो है मुद्रा का जो कार्य है वो है स्थगित भुगतानों का आधार। स्थगित भुगतान क्या होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमने कई बार क्या होता है, हम कुछ वस्तुएं उधार ले लेते हैं, कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं कि इसका भुगतान हम बाद में करेंगे। मतलब साधारण भाषा में कहें कि जो वस्तुएं हम उधार में ले लेते हैं तो उसकी सहायता से वो जो वस्तुएं हैं उनका भुगतान हम मुद्रा के रूप में आसानी से कर सकते हैं। मुद्रा के कारण साख व ऋण के सौदे संभव हो सके हैं। मुद्रा का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान जो है स्थगित किया जा सकता है, और ऋणों के भुगतान का मतलब जो ऋण हमने लिया है, कहें कि उधार जो है मतलब ऋण जो हमने लिया है उसका भुगतान हम क्या कर सकते हैं, कुछ समय बाद मुद्रा के रूप में आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो हो गए मुद्रा के क्या कहें स्थैतिक कार्य, जिसमें दो तरह के कार्य हो गए, प्राथमिक कार्य और सहायक और गौण कार्य। अब लेते हैं इसके प्रायोगिक कार्य। प्रायोगिक या डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इन कार्यों को करने से अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आती है, मतलब इससे आय, उत्पादन, रोजगार का स्तर जो है परिवर्तित होता है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, मुद्रा के आकस्मिक कार्यों को शामिल करते हैं। आकस्मिक कार्य कौन से हैं, ये कार्य जो है वो अर्थव्यवस्था का जैसे जैसे विकास होता है, मतलब मानो यदि आय का स्तर बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, रोजगार बढ़ा, तो उसके साथ साथ ये कार्य बढ़ते जाते हैं। प्रोफेसर किनले जो है उन्होंने मुद्रा के मुख्य व सहायक कार्यों के साथ साथ 4 आकस्मिक कार्य भी शामिल किए हैं। सबसे पहला क्या है, मुद्रा साख का आधार है। साख का मतलब जो हम उधार लेते हैं, तो वो जो है उसको मुद्रा के आधार पर ही मतलब साख का निर्माण होता है। साख का जब निर्माण करते हैं बैंक, तो वो तब कर सकते हैं जबकि उनके पास मुद्रा है।
मतलब यदि बैंकों में पैसा ही नहीं है, प्राइमरी जो है डिपॉजिट नहीं है, जिसको प्राथमिक जमा कहते हैं, तो उसके आधार पर वो बैंक क्या करते हैं, प्राथमिक जमा के आधार पर कई गुना जमाओं का निर्माण करते हैं, जिसको हम साख कहते हैं। यदि 100 रुपए बैंक में जमा है तो बैंक क्या करेगा, कुछ % उसका अपने पास जमा के रूप में रख के बाकी उधार दे देगा। इस तरह ये उधार जो है चलता रहता है। परंतु उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले वो 100 रुपए होनी चाहिए, जिसके आधार पर उसको वो साख का निर्माण करता है। तो इसलिए कहते हैं कि मुद्रा जो है वो साख का आधार है, बिना मुद्रा के साख का निर्माण करना संभव नहीं है। अगला है राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार। मतलब राष्ट्रीय आय क्या होती है, जो उत्पादन के साधन जो हैं मिलकर, उत्पादन के विभिन्न साधन हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से 4 साधनों को शामिल करते हैं, श्रम, पूंजी, भूमि और साहस। इन 4 को लेते हैं कि इनके बिना उत्पादन नहीं हो सकता। तो राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय जो है वो किससे बनती है, इन उत्पादन के साधनों की सहायता से बनती है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे उत्पादन के साधनों ने काम किया और सरकार जो इकट्ठा करके उसको अपने खजाने में जमा कर ले। उस राष्ट्रीय आय को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वितरित करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय आय का वितरण इन उत्पादन के साधनों में करना पड़ेगा और किसने कितना योगदान दिया उसके आधार पर करना पड़ेगा। तो मुद्रा की सहायता से हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि श्रमिकों ने जितना काम किया उनको मजदूरी दे सकते हैं, पूंजी जितनी लगाई उसको ब्याज के रूप में दे सकते हैं, जितने भूमि का लगान है वो मुद्रा के रूप में दे सकते हैं, साहसी को लाभ दे सकते हैं। तो इसके आधार पर मतलब मुद्रा की सहायता से हम आसानी से राष्ट्रीय आय को वितरित कर सकते हैं। लेकिन यदि वस्तुओं के रूप में हमें करना हो तो हमें क्या होगी, मुश्किल होगा। फिर है कि मुद्रा जो है धन और पूंजी को एक रूपता एवं तरल रूप प्रदान करती है। तरल रूप का मतलब कि जिसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके, मतलब आसानी से जिसकी गतिशीलता हो। तो पूंजी मतलब धन और पूंजी जो है हमारा, उसको धन क्या हो गया, पूंजी जैसे हमने कोई मान लो कोई कारखाना खोला, कोई मशीन लगाई, तो इसको ले जाना मुश्किल है, लेकिन इसके मूल्य को मतलब यदि मान लो इसको बेचकर हम मुद्रा के रूप में ले जाएं तो आसानी से हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और इनको तरल रूप मतलब जब हमें आवश्यकता है हम उनको बेचकर उसको मुद्रा के रूप में उसका मूल्य ले सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि मुद्रा जो है वो धन और पूंजी दोनों को एक रूपता और तरलता प्रदान करती है। अगला है कि मुद्रा की सहायता से उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही अपने साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब यदि पहले वस्तुओं के रूप में यदि लेन देन था तो ऐसी स्थिति में साधनों का उपयोग अनुकूल या सर्वोत्तम रूप में नहीं हो पाता था, क्योंकि उपभोक्ता के पास यदि कोई सामान है और दूसरा सामान उसे खरीदना है तो उसे बहुत मुश्किल आती थी कि उसकी पसंद का सामान उसे मिल जाए, क्योंकि उसके पास जो वस्तु उसको खरीदने वाला भी होना चाहिए। परंतु जब मुद्रा है तो वो आसानी से अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकता है, जो वस्तु उसे चाहिए आसानी से वो उसे खरीद सकता है। उत्पादक भी इसी तरह, जिस वस्तु के उत्पादन में उसे साधन लगाने हैं वो आसानी से लगा सकता है। तो इस तरह से ये हुआ कि मुद्रा के ये हुए प्रायोगिक कार्य, कि ये सारे कार्य क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को और गतिशीलता देते हैं। मतलब उसके विकास के साथ साथ ये कार्य जो है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा वैसे वैसे क्या होगा, इन कार्यों का और ज्यादा विकास हुआ। तो इस तरह से ये हमने लिए अर्थव्यवस्था के कार्य, जिसमें हमने 2 तरह के कार्यों को में बांटा। पहला परंपरागत कार्य या उसको तकनीकी कार्य भी कह सकते हैं, स्थैतिक कार्य भी कह सकते हैं, और दूसरे हमने लिए डायनेमिक या प्रायोगिक कार्य। स्थैतिक कार्यों में हमने फिर से 2 तरह के काम लिए, एक प्राथमिक कार्य और दूसरे गौण या सहायक कार्य। और डायनेमिक या मतलब कहें प्रायोगिक कार्यों में हमने लिए किसको, आकस्मिक कार्यों को। तो कहने का मतलब हुआ कि साधारण भाषा में मुद्रा के कार्यों को हमने 3 भागों में बांटा, प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य या गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। तो इन तीनों कार्यों का हमने लिया इसमें। थैंक यू।